प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 11 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 9 में हम सोशल साइंस के पाठ भारत का भौतिक स्वरूप के भाग 2 को पढ़ेंगे। इसी तरह क्लास 11 में हम केमिस्ट्री के चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं को पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी, जिसमें आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत का भौतिक स्वरूप नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हुए भारत का पहला भौतिक भाग हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैदानी भाग, दक्षिण का पठार, मरुस्थलीय भाग, तटीय मैदान और द्वीप समूह की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों अर्थात जलोढ़ से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। इसी तरह 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चाउच्चों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर भी उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भाबर की। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे ही भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं।
इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति विकसित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टल, आग्नेय तथा रूपांतरण शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपोहा के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली और गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। सबसे पहले बात करते हैं मध्य उच्च भूमि। यह नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। यह पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके दक्षिण में है दक्कन का पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। इस दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर तक है। यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। इस भाग के ऊंचे शिखर हैं अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। दोस्तों, अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट दक्कन के पठार के पूर्व की तरफ स्थित है। यहाँ औसतन ऊंचाई 600 मीटर है। इसका विस्तार महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। आइए बात करते हैं भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं, उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं। केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद बात कर लेते हैं तटीय मैदान की। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। यह पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल
नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 7। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम मूलानुपाती सूत्र के बारे में जानेंगे, हम आणविक सूत्र के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में कई तत्व एक दूसरे में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें A और B अभिकारक हैं और यह एक तत्व है। यह तत्व आपस में मिलकर AB बनाते हैं जो कि यौगिक है। रसायन में काफी सारी प्रतिक्रियाएं होती है जिसमें काफी तरीके के यौगिक बनते हैं। इन यौगिक को परिभाषित करने के लिए हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। आइए अब अगली स्लाइड में हम रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है। रासायनिक सूत्र दो तरीके के होते हैं। एक होता है मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला और दूसरा होता है आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों सूत्र को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले विषय से जो है मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6, एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड का सूत्र होता है C2H4O2। इन दोनों यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2O, क्योंकि यह यौगिक में सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रश्न को सुलझाते हैं। स्क्रीन पर एक प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न की मदद से हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को समझेंगे। इस प्रश्न के मुताबिक हमें एक यौगिक दिया है जिसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम दिया है और इस यौगिक में जितने भी तत्व हैं उन सब का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें कुछ चरणों की आवश्यकता होती है। आइए अब हम एक एक करके इन चरणों को जानें। स्टेप 1 या चरण 1 के मुताबिक द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित किया जाता है। हम इस यौगिक को एक 100 ग्राम के यौगिक मानते हैं क्योंकि प्रतिशत को भी हम 100 के हिसाब से ही लेते हैं। तो इन तत्वों का द्रव्यमान आएगा, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा 4.07 ग्राम क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रतिशत 4.07% है। उसी तरीके से कार्बन का द्रव्यमान 24.27 ग्राम होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रतिशत 24.27% था। और क्लोरीन का भी द्रव्यमान आएगा 71.65 ग्राम क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रतिशत 71.65% दिया था।
स्टेप 2 या चरण 2 के मुताबिक प्रत्येक तत्वों को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना था, मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला का उपयोग करते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान और उसको मोलर द्रव्यमान से भाग करेंगे। इस फॉर्मूले को हम सभी तत्वों के मोलों को निकालने के लिए यूज करेंगे। जैसे हाइड्रोजन की मोलों की संख्या को निकालने के लिए 4.07 ग्राम को 1.008 ग्राम से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 4.04 मोल, जो कि हाइड्रोजन के मोलों की संख्या है। उसी तरीके से क्लोरीन के मोलों की संख्या को भी हम निकालेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 71.65 ग्राम को 35.453 ग्राम पर मोल से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 2.021 मोल, जो कि क्लोरीन के मोलों की संख्या है। सेम फॉर्मूले को यूज करके हम कार्बन के मोलों की संख्या भी ज्ञात करेंगे, यानी 24.27 ग्राम को 12.01 ग्राम से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 2.021 मोल। इस तरीके से हमने सभी तत्वों के मोलों की संख्या को ज्ञात करा। अब हम अपने चरण 3 पर चलते हैं। चरण 3 यानी स्टेप 3 के मुताबिक पर्याप्त मोलों की संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना। जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, सबसे कम संख्या है 2.021, तो इस संख्या को बाकी तत्वों के मोलों की संख्या से विभाजित करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हाइड्रोजन की मोलों की संख्या थी 4.04, तो इसको 2.021 से विभाजित करेंगे, तो आंसर आया 2। उसी तरीके से कार्बन के लिए भी करेंगे और क्लोरीन के भी करेंगे। दोनों ही केस में आंसर आएगा 1। तो अब हम अपने चरण 4 पे चलते हैं, जिसके मुताबिक मुलानुपाती सूत्र को निकालना। पिछली स्लाइड में जो संख्या आई उसको हमने अनुपात के रूप में लिखा, यानी C/H/Cl आया 1:2:1। इस अनुपात के हिसाब से हमने जब इस सूत्र को लिखा तो आंसर आया CH2Cl। यह मुलानुपाती सूत्र है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इस तरीके से हमने दिए हुए प्रश्न का भाग 1 को सुलझाया। आइए अब अपने अगले विषय पे चले, जो है आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी यौगिक का वह सूत्र है जो उसके अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। आणविक सूत्र या तो मुलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसका सरल गुणांक होता है। आइए आणविक सूत्र को एक उदाहरण से समझें। ग्लूकोज का मुलानुपाती सूत्र होता है CH2O, जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। इसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6। उसी तरीके से एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड का मुलानुपाती सूत्र होता है CH2O और इसका आणविक सूत्र होता है C2H4O2। स्क्रीन पर हमें वह समान प्रश्न दिया है जो हमने मुलानुपाती सूत्र को समझने के लिए सुलझाया था। आणविक सूत्र को अच्छे से समझने के लिए आइए इसका भाग 2 सुलझाएं।
जैसा हमने चरण 4 में देखा था, दिए गए यौगिक का मुलानीपात्री सूत्र आया था CH2Cl। इस मुलानीपाती सूत्र का उपयोग अब हम आणविक सूत्र को निकालने के लिए करेंगे। आइए आणविक सूत्र को निकालने के लिए चरण 5 पर चलते हैं। चरण 5 के मुताबिक मुलानीपाती सूत्र द्रव्यमान निकालना। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, किसी सूत्र का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आंसर आया 49.48 ग्राम, जो कि दिए गए यौगिक का मुलानीपाती सूत्र द्रव्यमान है। अब हम चलते हैं अपने चरण 6 पर, यानी स्टेप 6 पर। चरण 6 के मुताबिक मोलर द्रव्यमान को मुलानीपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित करना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस संख्या को हमने n से लिखा है। जैसा कि हमें मोलर द्रव्यमान दिया था 98.96 ग्राम, इसको हमने 49.98 ग्राम से विभाजित किया, जो कि मुलानीपाती सूत्र द्रव्यमान है, जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में देखा। तो आंसर आया 2। चलिए अब अपने चरण 7 पे चलते हैं। चरण 7 के मुताबिक यौगिक के मुलानीपाती सूत्र को n से गुणा करना। जैसा हमने भाग 1 में सॉल्व किया था, हमारा मुलानीपाती सूत्र आया था CH2Cl। इसको 2 से गुणा करके हमारा आणविक सूत्र आया, जो है C2H4Cl2। इस तरीके से हमने आणविक सूत्र के बारे में जाना। तो हमारे प्रश्न जो हमने पहली स्लाइड्स में देखा था, उसके मुताबिक मुलानीपाती सूत्रक आया CH2Cl और आणविक सूत्र आया C2H4Cl2। इस तरीके से हमने आणविक सूत्र और मुलानीपाती सूत्र के बारे में पढ़ा। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने मुलानीपाती सूत्रक के बारे में जाना, हमने आणविक सूत्र के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। दोस्तों, आज हमने क्लास 9 में सोशल साइंस के पाठ भारत का भौतिक स्वरूप को पढ़ा। इसी तरह हमने क्लास 11 में आज केमिस्ट्री के पाठ रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं को जाना। इन सभी वीडियो के साथ हमने इन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कल हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 9 में हम हिंदी के पाठ साखियां एवं सबद को पढ़ेंगे और क्लास 11 में हम बायोलॉजी के चैप्टर प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे। जरूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण ठीक 3 बजे से इकोवेशन के YouTube चैनल पर होगा। YouTube पर आप DigiSat इकोवेशन सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।